हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स टॉपिक के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में। देखेंगे कैसे हम उन क्वेश्चंस को आसानी से कम मेहनत में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू 2x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड द x एक्सिस। तो ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में मेरे पास तीन लाइन की इक्वेशंस हैं। इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं तीन लाइंस मुझे गिवन है, और हम जानते हैं कि जब भी तीन लाइंस मिलती हैं तो वो अगर कोई शेप बनाती हैं तो वो एक ट्राइंगल ही होता है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है जिसका एरिया मुझसे पूछा गया है। तो देखते हैं हम उस ट्राइंगल तक कैसे पहुंचेंगे। तो उस ट्राइंगल को बनाने के लिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम अपना कार्टेशियन सिस्टम। तो ये हमने ड्रॉ किया हमारा कार्टेशियन सिस्टम। अब यूज करूंगा मैं अपनी सेकेंड लाइन को सबसे पहले, जिसमें बोला गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इस लाइन को मैं सबसे पहले क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि यहां से शुरू करना मेरे लिए सबसे आसान होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें इस लाइन में मैं अगर x को 0 मान लेता हूं तो y की वैल्यू 6 आएगी, यानी इस लाइन का एक पॉइंट है 0,6, और हम सभी जानते हैं 0,6 y एक्सिस पर पाया जाता है 6 वाली पोजीशन पे। एंड सिमिलरली अगर इसी सेम इक्वेशन में मैं y को 0 मान लूं तो x की वैल्यू 6 हो जाती है, यानी 6,0 भी इसी लाइन पर आने वाला एक पॉइंट है। यानी कि ये लाइन 0,6 और 6,0 दोनों पॉइंट से गुजरेगी, तो ये ऑलमोस्ट इस तरह दिखने वाली एक लाइन होने वाली है, जो यहां भी 0.6 पे कट करेगी और यहां भी 0.6 पर ही कट करेगी। तो इस तरह मैंने अपना आधा काम यहां पर खत्म कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज करूंगा अपनी दूसरी लाइन जो कि पहले नंबर पर गिवन है, y इज इक्वल टू 2x। तो इसको क्यों मैं अभी यूज करने वाला हूं, क्योंकि इसकी मदद से मैं अपनी पहली और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन ढूंढ पाऊंगा। वो कैसे? तो पहली लाइन में बोला है कि y इज इक्वल टू 2x, और अगर इस y इज इक्वल टू 2x को मैं अपनी सेकेंड लाइन में पुट करूं तो मुझे मिलता है x प्लस 2x इज इक्वल टू 6, जिसका मतलब है 3x इज इक्वल टू 6, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 2। यानी कि मेरी फर्स्ट और सेकेंड लाइन का एक कॉमन पॉइंट है जो x इज इक्वल टू 2 पर आएगा। और अब मैं अपनी फर्स्ट लाइन में अगर x के बदले 2 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू 4 मिलती है, यानी कि यहां जब x 2 था तो y की वैल्यू यहां कहीं 4 थी। यानी कि ये वो लाइन है जो इस तरह जाने वाली है, पॉइंट 4 से गुजरते हुए ओरिजिन से जाने वाली लाइन। एंड दैट्स इट, मेरे पास मेरा ट्राइंगल तैयार हो चुका है। क्योंकि मुझे मेरे ट्राइंगल को बनाने के लिए तीन लाइंस का सहारा लेना था। पहली थी y इज इक्वल टू 2x जो हमने यहां ड्रॉ की, दूसरी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 जो मैंने यहां ड्रॉ की, और तीसरी मेरी खुद x एक्सिस, यानी कि वो ट्राइंगल जिसे मुझे ढूंढना था वो ये ट्राइंगल है। और ट्राइंगल का एरिया जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का बेस अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 6 यूनिट्स का है, और हाइट अभी अभी हमने पता लगाया है, ये है इस ट्राइंगल की हाइट जो है 4। सो द एरिया विल बी हाफ इंटू 6 इंटू 4 विच इज without a doubt 12 units. So the answer to this question will be option C, that is 12 units. So the second question says find the equation of the line that is parallel to 3x plus 4y is equal to 10 and passes through the point -2,3। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको अपनी 9th क्लास की थ्योरी याद है तो उसमें हमने पढ़ा था कि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल तभी हो सकती हैं जब उनका a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 के, बट इक्वल ना हो c1 बाय c2 के। जहां पे a b और c क्या बताते हैं, तो x और y का कॉफिशिएंट बताते हैं a और b, और c होता है हमारा कांस्टेंट विच इज अ नंबर। तो मुझे अपने a1 b1 c1 दिखाई दे रहे हैं मेरी ओरिजिनल इक्वेशन में। a1 है 3, b1 है 4 और c1 है 10। अब मुझे एक और लाइन जनरेट करनी है जिसके a2 b2 c2 इसी तरह बिहेव करें, जिसमें a और b सिमिलर हो बट c सिमिलर ना हो। तो इतने से ही मैं अपने तीन ऑप्शंस जो मेरे सामने गिवन है, बेसिकली चार ऑप्शन जिसमें एक नन ऑफ द अबव है, उसके अलावा तीन में देखूं तो मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी
बिल्कुल सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं 3x प्लस 4y, जिससे क्लियर होता है कि ऑप्शन बी डेफिनेटली गलत है। यानी कि मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो या तो ए होगी या फिर सी होगी, अदरवाइज नन ऑफ दीज हो सकता है। तो डेफिनेटली मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू के। के क्यों लिया मैंने? क्योंकि हम ध्यान से देखें तो C1 और C2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए ए और बी के रेशियो के। यानी कि C डेफिनेटली 10 तो नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो कैसे पता लगाएंगे अब ये के की वैल्यू? तो यहां आता है हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि ये सेम लाइन -2, 3 से भी गुजरती है। यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 उसी सेम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो जैसे ही मैं 3 के साथ x की वैल्यू -2 लिखता हूं और 4 के साथ y की वैल्यू 3 लिखता हूं, मुझे मिलता है -6 प्लस ऑफ 12 विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 6 ओनली, विच मीन्स मेरे k की वैल्यू यहां पर 6 है। एंड दैट वे माई क्वेश्चन टू दिस आंसर विल बी ऑप्शन ए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, जो कि हमारी गिवन लाइन के पैरेलल भी होगी और इस गिवन पॉइंट से गुजरेगी भी। So this is how we solve the second question. Let's move to the third one. So this time the question says, find the equation of the line that is perpendicular to 4x plus 5y is equal to 12 and passes through the point 4, -3. तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यहां पर हम कुछ काम की बातें सीखने वाले हैं। तो यहां पर काम की बात पहली जो हमें सीखनी है वो है, जब भी हमें दो लाइंस को परपेंडिकुलर कराना हो तो उस समय पर मुझे अपनी लाइंस की इक्वेशन कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m मीन्स द स्लोप ऑफ द लाइन। तो ध्यान से देखें अगर मेरी पहली लाइन को, तो वो है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। लेकिन ये लाइन तो जैसा हम चाहते हैं वैसी नहीं दिख रही है, तो इसे हम वैसा बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे लिखना होगा 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस 12, विच इज डेफिनेटली ट्रू, ऐसे ही लिखेंगे। And then I can write y is equal to minus of 4 by 5 x plus 12 by 5। तो इस तरह मुझे मेरी फर्स्ट लाइन को जैसा मैं लिखना चाहता हूं वैसा लिखने का चांस मिल गया है। नाउ यहां से क्या पिकअप करना है हमें? तो पिकअप करने की बात है यहां से हमारा स्लोप, जो अब मैं क्लियरली कह सकता हूं है -4/5। तो इस स्लोप की क्या जरूरत थी मुझे? तो ध्यान से समझे कि जब भी मुझे किसी लाइन का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना हो तो मुझे उनके स्लोप के बारे में पता होता है, दैट देयर स्लोप्स विल बी हैविंग अ प्रोडक्ट ऑफ -1। यानी मेरे m1 जिसे मैं स्लोप 1 कहूंगा और m2 विच इज स्लोप 2 का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। और अब मुझे मेरा m1 मिल चुका है जो है -4/5 अलॉन्ग विद m2 जो देने वाला है -1। तो माइनस ने माइनस कैंसिल किया और 4/5 को राइट साइड ट्रांसपोज करने से मिलेगा 5/4। एंड इंटरेस्टिंगली मुझे मेरी परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप यहां पर मिल चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो होता है एक लाइन को लिखने का पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, आपको एक लाइन का स्लोप पता होता है और इसके अलावा एक पॉइंट पता होता है, और इन दोनों की मदद से आपको उस लाइन की इक्वेशन जनरेट करनी होती है। सो द पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y minus y1 is equal to m times of x minus x1, where x1 and y1 are the required coordinates of the given point। तो मेरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4, -3। जैसे ही मैं यहां लिखता हूं तो y के पास चला जाता है -3, जो बन जाता है +3, अभी हम थोड़ी देर बाद बना देंगे। एंड m यहां से मुझे ऑलरेडी मिल चुका है विच इज 5/4, और x के साथ में आएगा नंबर 4। सो अब मैं इस 4 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करूंगा, जिससे मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ y +3, और यहां मिलेगा 5x -20, जिससे मैं आगे और क्या लिख सकता हूं, दैट 4y +12 इज इक्वल टू 5x -20, जिसको और फाइनली हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 5x -4y, जिससे मैंने x और y को एक तरफ ले लिया है, इज इक्वल टू
12 plus 20, which says 5x minus 4y is equal to 32. So this is what the required answer is. The answer to this question will be option B. और आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है एक लाइन को लिखने का पॉइंट स्लोप फॉर्म विच इज दिस। तो ध्यान रखें जब भी आपके सामने एक पॉइंट और एक स्लोप है तो इस तरह से उस लाइन की इक्वेशन को जनरेट किया जाता है। सो दिस टाइम द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -2,5 एंड 4,-7। तो एक काफी सिंपल क्वेश्चन, कैसे आप एक लाइन का स्लोप पता लगाते हैं वो चीज यहां पर आपको डिकोड करनी है। तो एक लाइन जो आपको बताया जाए कि कोई दो गिवन पॉइंट से गुजरती है उस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप का एक काफी सिंपल सा फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो सिंपली मुझे सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है और मुझे मेरा स्लोप यहां पर मिल चुका होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये है मेरे x2 y2 और ये है मेरे x1 y1। तो सबसे पहले मुझे y2 लिखना है विच इज -7, तो मैं यहां लिख दूंगा y2 की जगह पर -7। फिर मुझे माइनस में लिखना है y1 जिसकी वैल्यू है 5, तो यहां आ जाएगा 5 ओनली। नेक्स्ट मुझे x2 लिखना है जिसकी वैल्यू है 4 और फिर माइनस में x1 जिसकी वैल्यू है -2, तो थोड़ा सा केयरफुली मुझे यहां -2 लिखना होगा which gives me what -7 and -5 makes it -12 and 4 minus 2 becomes 4 plus 2 which is 6 and -12 divided by 6 is definitely -2. So the required slope for the line is -2, that is option A. So this time the question says find the equation of a line whose x and y intercepts are 3 and 4 respectively. तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको पता है कि कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म से एक लाइन की इक्वेशन को जनरेट करते हैं। उससे भी पहले जो लोग नहीं जानते हैं इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, तो इंटरसेप्ट कहते हैं उन पॉइंट्स को जहां पर हमारी गिवन लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो कहा जा रहा है कि उस लाइन का पता लगाएं जो एक्स एक्सिस को पॉइंट 3 पर और y एक्सिस को पॉइंट 4 पर कट करती है। तो रफली अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से दिखने वाली ये लाइन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ यू नीड टू टेल द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक लाइन को फाइंड करने का एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है जो होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, where a and b are x and y intercept respectively। यानी x के नीचे उसी का इंटरसेप्ट लिखना है, y के नीचे उसका इंटरसेप्ट और इक्वल टू में 1 लिख देना है। सो लेट्स सॉल्व दिस। मैं x के नीचे x का इंटरसेप्ट लिखूंगा जो है 3, सो दिस बिकम्स x by 3 एंड दिस बिकम्स y by 4 which is has to be equal to 1। अब जब मैं एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले तो 4 और 3 का एलसीएम आता है 12 और फिर क्योंकि x के नीचे 3 था और 3 को 12 बनाते हैं 4 टाइम में, यानी मुझे यहां 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो बनेगा 4x। y के नीचे 4 था और उसे 12 बनाते हैं 3 टाइम में, यानी यहां आएगा 3y एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो द फाइनल इक्वेशन इज 4x plus 3y is equal to 12। Let's see where it is, and it is there in option D. So the correct answer to this question is option D, 4x plus 3y is equal to 12। The important point to be noticed is कि एक लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे देखा जाता है which is given here। So this is the answer to this question। Remember कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज करेंगे। सो दैट्स ऑल गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो से कुछ काम की चीजें सीखने को मिली हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स यहां पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।